नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। Now before starting the lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle, is on April 4th, 2021, 11 a.m. in the morning. Enroll now for free. The link is in the description box below the video. You just have to use the code ARPITA10 to unlock the plus experience for free and start learning from the best. The code is ARPITA10 ARPITA10. Now how to enroll in the quizzes for free? Just download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, select the goal as UPSC CSE and click on the link above and then enroll now. When prompted, apply the code ARPITA10 to activate your free plan. आज इस लेक्चर में बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। आर्टिकल 1 to 4 को हम समझेंगे इसमें, और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 1 और 4 से रिलेटेड जो केसेस हैं, लाइक बेरोबारी केस, इकोनॉमिक जो जोन्स हैं, मैरीटाइम जोन्स हैं, उनके बारे में भी आज हम समझेंगे। देखिए, जो पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का, इट इज़ टाइटल्ड द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इट इंक्लूड्स आर्टिकल फ्रॉम 1 to 4। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 में आते हैं। उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जो पार्ट 1 है, इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ लॉज पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ कंट्री एंड द यूनियन ऑफ स्टेट्स दैट इज मेड अप ऑफ। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लॉ इन द इस्टेब्लिशमेंट, रीनेमिंग, इमर्जिंग और ऑल्टरिंग द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट। देखिए, जो स्टेट की फॉर्मेशन होती है, स्टेट की फॉर्मेशन से जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं और जिनको हम बोलते हैं टेरिटरी स्टेट, टेरिटोरियल स्टेट जो हैं, उनका साइज़ बढ़ाना, उनकी बाउंड्रीज को बढ़ाना, रीनेम करना, मर्ज करना, ऑल्टर करना, वो सारा आप देखते हैं पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। आर्टिकल्स अंडर पार्ट 1 वर इन्वोक्ड व्हेन वेस्ट बंगाल वॉज रीनेम्ड एंड ऑल्सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द रिलेटिवली न्यू स्टेट। जैसे कि अगर हम देखें अभी लेटेस्ट 2014 में आंध्र प्रदेश जो था, उसका जो नॉर्दर्न एरिया था उसको हमने तेलंगाना बनाया। उन सारी चीज़ों में पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज़ हुआ है। पार्ट 1 को आप आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 इस तरीके से समझ सकते हैं, और हम आर्टिकल के हिसाब से ही बात करेंगे। जैसे कि आर्टिकल 1 जो है वो है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ, डोमिनियन के बाद जब हमारा डोमिनियन स्टेटस आया और उसके बाद जब इंडिया से नेशन बना, तो बहुत ही कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी कि इंडिया को भारत बोला जाए। कुछ लोग चाहते थे कि इंडिया को भारत के नाम से ही जाना जाए, कुछ चाहते थे कि मॉडर्न जो नेम है इंडिया उससे जाना जाए। तो आर्टिकल 1 में हमें ये बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिलता है दैट इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, यानी कि जो स्टेट्स हैं वो एक एग्रीमेंट के तहत नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि जितने भी हमारी टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जितने भी स्टेट्स हैं, वो सब अपनी मन मर्जी से इंडिया को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। किसी एग्रीमेंट के तहत वो नहीं जुड़े हुए हैं। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड इट इज़ नॉट अ फेडरेशन या फेडरल जो हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे एक एग्रीमेंट के तहत, एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड बॉडी के तहत जो स्टेट्स हैं वो कभी भी बैकआउट कर सकते हैं। हालांकि उसके अंदर भी काफ़ी तरीके की इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, जहाँ पे स्टेट जो है वो किसी एग्रीमेंट के तहत नहीं इंडिया से जुड़े हुए, और वो अपनी मन मर्जी के हिसाब से जा नहीं सकते। उत्तर प्रदेश अगर कल को बोले कि हम अपना उत्तर प्रदेश ऐसा नेशन बनाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आर्टिकल 1 का जो सेकंड है, इट स्टेट्स दैट द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो भी स्टेट्स हैं, जो भी टेरिटरीज हैं, दे हैव बीन स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। और ये जो टेरिटरी हैं, इंडिया में जो टेरिटरी का जो कंसेप्ट है उसको हम 3 लेवल पर डिवाइड करके समझ सकते हैं। पहला, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स से मतलब है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जितनी भी हम नॉर्मल भाषा में जब लेमन टर्म्स में अगर कोई बोलता है तो उसको हम स्टेट के नाम से जानते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु,
असम, नागालैंड हो गया आपका। तो ये सारी टेरिटरीज ऑफ द स्टेट हैं। फिर आता है बी में, अगर हम देखें, द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। दिल्ली को भी यूनियन टेरिटरी का जो है स्टेटस है, जिसपे कई बार डिस्प्यूट अराइज होता है। दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि दिल्ली को एक स्टेट का जो है दर्जा देना चाहिए, लेकिन सेंटर जो है वो अलाउ नहीं करता है, और इसलिए यूनियन टेरिटरी का ही स्टेटस है दिल्ली के पास। और फिर आता है सच अदर टेरिटरीज में बी एक्वायर्ड। जैसे कि हम देखें, इंडिया के अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। जो स्टेट मैं यहाँ बोलूँगा उसका मतलब है टेरिटोरियल स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। जो थर्ड पार्ट आ जाता है वो आ जाता है वो टेरिटरी जो इंडिया एक्वायर करे, जैसे सिक्किम को एक्वायर करा था इंडिया ने। या अगर हम बाद में आने वाले फ्यूचर में, हमें फ्यूचर का नहीं पता, अगर इंडिया किसी भी टेरिटरी को कब्जे में लेता है, एक्वायर करता है, तो वो टेरिटरी भी आर्टिकल 1 में ही आपको देखने को मिलती है। तो हम 3 लेवल पे देखते हैं। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है यूनियन टेरिटरीज, एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड। आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स का एडमिशन करना, इस्टेब्लिश करना। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंग्स फिट। देखिए, मैंने आपको 3 अभी कैटेगराइजेशन बताया। ऐसी स्टेट जो इंडिया एक्वायर करेगा इन द कमिंग फ्यूचर, वो स्टेट्स जो कि टेरिटोरियल स्टेट है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, और यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 2 टॉक्स अबाउट द एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जहाँ यूनियन टेरिटरी या फिर जो आपकी न्यू स्टेट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हो सकता है। जैसे सिक्किम जो है, कई बार ये पूछा जाता है कि सिक्किम टू बी एसोसिएटेड विद द यूनियन वॉज अंडर विच आर्टिकल, तो आंसर होगा आर्टिकल 2A। अब आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, उनका ऑल्टरेशन, उनके एरिया का बाउंड्रीज या उनका जो नाम है एग्जिस्टिंग, उसके अंदर चेंज लाना ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। आर्टिकल 3 टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट में बाय लॉ। आप इसको ABCDE इस पूरे क्रम में अगर आपको याद रखना है तो आप FIDAA के एक्रोनिम से याद रख सकते हैं। F फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। देखिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की तरह ही है ये। आप इसमें जो फॉर्मेशन होगा नई स्टेट का, वो या तो आप 2 टेरिटरीज़ को आधा आधा कर दें, बीच में से उसको डिवाइड कर दें, या फिर आप 2 को जोड़ दें, या फिर आप जो छोटी छोटी जो टेरिटरीज़ हैं उनको मिक्स कर दें। तो ये बहुत ज़्यादा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे है। इसका बेसिक जो फंक्शन है वो फॉर्मेशन करना नई स्टेट का। फिर है इंक्रीज़ करना किसी स्टेट का एरिया। सपोज़ कीजिए फॉर सम कल्चरल रीज़न या सम जोग्राफिकल रीज़न, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान का जो पार्ट है उसमें हल्का सा एक जोग्राफिकली मध्य प्रदेश का जो पार्ट है वो बढ़ाना है, उसका एरिया बढ़ाना है फॉर सम रीज़न, तो वो भी आर्टिकल 3 के तहत आएगा। अगर मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसे कम करना है तो उसके लिए भी डिमिनिश करना है तो उसके लिए भी आर्टिकल 3 लगेगा। आर्टिकल D ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। जब बाउंड्रीज ऑल्टर होती हैं स्टेट की, कई बार रिवर वाटर डिस्प्यूट देखने को मिलता है स्टेट में, उसके लिए भी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने के लिए भी स्टेट का यूज़ होगा, मतलब आर्टिकल 3 का यूज़ होगा। और अगर किसी स्टेट का नाम चेंज करना है तो उसके लिए भी आर्टिकल 3 इज़ यूज्ड। Provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of the president, and unless where the proposal contained in the bill affects the areas, boundaries or name of any of the states, the bill has been referred by the president to the legislature of that state for expressing its views thereon within such period as may be specified in the reference or within such further period as the president may allow, and the period so specified or allowed has expired. इन शॉर्ट, प्रेसिडेंट की यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है इट इज़ मैंडेटरी, लेकिन स्टेट का जो हमें देखने को यहाँ पे मिलता है यूनिटरी टिल्ट की जो हम बात करते हैं, स्टेट्स की रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी है, लेकिन वो बाउंडिंग नहीं है ऑन द पार्लियामेंट। अगर मान लीजिए किसी स्टेट का नाम अगर चेंज करना है या फिर उसकी बाउंड्री को बढ़ाना है या कम करना है या फॉर्म करना है नई स्टेट को, उसके लिए प्रेसिडेंट का जो
मतलब प्रेसिडेंट की हमें जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होगी। मान लीजिए स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो रिकमेंड करता है कि नहीं, नाम चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट उसे नहीं करेगा, दो प्रेसिडेंट को रेफर करना ज़रूरी है। इसको हम आगे आर्टिकल 4 में भी और अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो पार्लियामेंट को पावर देते हैं, उस पावर को बचा के रखने के लिए आर्टिकल 4 आता है पिक्चर में। आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को सिक्योर करने के लिए जो पार्लियामेंट के पास पावर है, आर्टिकल 4 आता है। So you can also say that Article 4 is laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedule are supplemental, incidental and consequential matters. देखिए इसको समझने के लिए जो आर्टिकल 4 है वो कहता है एनी लॉ मेड इन रिलेशन टू आर्टिकल 2 और 3 विल कंटेन सम प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। अब इसमें फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल का हम नाम क्यों ले रहे हैं? वाई फर्स्ट शेड्यूल? Because first schedule contains the names and territorial extent of the states and union territories, and when a new state is formed then its name and territorial extent must be added to schedule 1। इसलिए हम बात करते हैं कि अगर हम कभी भी किसी भी स्टेट का नाम बदलते हैं, कोई भी नई फॉर्मेशन करते हैं, तो शेड्यूल 1 पे सीधा उसका इफेक्ट पड़ता है। दैट इज़ द रीज़न कि आर्टिकल 4 में फर्स्ट शेड्यूल का रेफरेंस दिया हुआ है। The same goes for fourth schedule, because fourth schedule deals with the allocation of seats to Rajya Sabha. When a new state is formed, proportionately it should be given its number of seats and it should be also be notified in the schedule 4। देखिए राज्यसभा को तभी हम बोलते हैं दैट इट इज़ हाउस ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जो भी स्टेट के जो रिप्रेजेंटेशन है, जो हमारे पास जो स्टेट्स हैं, उन सभी टेरिटोरियल स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनके जो भी राज्यसभा मेंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इन दी राज्यसभा। दैट इज़ द रीज़न कि अगर एक नई स्टेट भी फॉर्म होगी तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए भी नई राज्यसभा में सीट होगी, और इसलिए हम फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं आर्टिकल 4 में। नाउ फॉर डूइंग ऑल अबव वन माइट नीड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स in Article 4 empowered the Parliament to implement Article 2 and Article 3 without a constitutional amendment। तो कई बार आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर वो आपको स्टेटमेंट दे देगा और वो बोलेगा क्वेश्चन में, एग्जामिनर जो जिसने भी सेट करा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन में वो बोलेगा कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 2 और 3, या फिर वो बोलेगा कि इसकी ज़रूरत होती है। तो आपको याद रखना है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज आर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स न्यू दिस फैक्ट कि अगर इस तरीके की सिचुएशन अराइज होगी इन आर्टिकल 4, आर्टिकल 2 और 3, उन्होंने आर्टिकल 4 को इसलिए बैक के लिए रखा है आर्टिकल 2 और 3 के लिए कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 4 पार्लियामेंट कैन इम्प्लीमेंट आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। द ओनली रिक्वायरमेंट, अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है? प्रेसिडेंट शुड सेंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर द प्रपोजल for consultation, however president is not bound to act on the advice of state legislature, as I told you earlier। अब इसमें हमें देखने को मिलता है बेरोबारी केस। At the time of partition of India and Pakistan, the task of demarcation of boundaries was assigned to Sir Ratcliffe। It was decided that the task of demarcation shall be assigned to a person who doesn't know about geography of India and never visited it, but still उसकी वजह से बायस नहीं होंगे वो। जो पूरा बेरोबारी केस 1960 में जो हमें देखने को मिलता है, उसका पूरा जो आउटलाइन था 1952 के अराउंड, रेडक्लिफ लाइन जो थी, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। वो जो पूरा एक टेरिटरी का डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट में रेडक्लिफ लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। जो सर रेडक्लिफ थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा कि ये पार्ट पाकिस्तान का, ये इंडिया का, लेकिन एक्सचेंजिंग ऑफ एनक्लेव्स जो होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाया था। उन्होंने एक थाना था जिसका नाम था बेरोबारी, जो कि जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल के पास में था। रेडक्लिफ अवॉर्डेड इट टू इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज नॉट मैंशनड इन द रिटन टेक्स्ट, और पाकिस्तान उसे फिर बाद में खुद क्लेम करने लगा। ऐसे डिस्प्यूट के कंडीशन में नेहरू नूर एग्रीमेंट होता है 1958 में, और देखने को ये मिलता है कि जो बेरोबारी का जो हिस्सा था वो इंडिया सीड कर देता है टू पाकिस्तान, जिसको कि आज हम बांग्लादेश समझते हैं, वो पहले पाकिस्तान का ही एरिया था।
जिसको कि ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था। लेकिन इसमें डिस्प्यूट ये अराइज होता है कि क्रिटिसिज्म देखने को मिला बहुत ज़्यादा पंडित नेहरू को कि उन्होंने ऐसे कैसे सीड करके अपना एक देश का जो हिस्सा है उसको पाकिस्तान को क्यों दिया, और अगर दिया भी बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स, तो ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन ही नहीं था। लेकिन अगर हम पीछे जाएं, आर्टिकल 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आर्टिकल 3 में आप देखते हैं, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी। देखिए, सेपरेशन एक अलग चीज़ है और सीड करना अलग चीज़ है। यानी कि उत्तर प्रदेश को अगर मैं सेपरेट कर देता हूँ, यानी कि मैं उत्तर प्रदेश को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, तो ये मैं कर सकता हूँ। सेपरेशन में कोई कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सीडिंग की बात नहीं करी गई थी। तो जब भी इंटरप्रिटेशन करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिक्चर में आया। सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 3C गिव पार्लियामेंट अ पावर टू डिमिनिश स्टेट टेरिटरी बट डजंट गिव पावर टू सीड। Mere exercising power under Article 3 is not sufficient. Parliament has to bring an amendment to the Constitution using the power and procedure mentioned in Article 368. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऐसा कुछ भी दिया नहीं हुआ है एंड इसलिए आपको अमेंडमेंट करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन में बाय आर्टिकल 368। और हम देखते हैं जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और उसके बाद 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 आता है जो कि इफेक्ट देता है इस एग्रीमेंट को, और हम देखते हैं बेरोबारी केस का जो डिस्प्यूट था वो फाइनली रिजॉल्व होता है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड था या वो कब आया, तो आपको याद रखना है 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज रिलेटेड टू बेरोबारी केस 1960, जिसमें जो मेन जो एसेंस है इसका वो ये है कि सेपरेट करना स्टेट को एक अलग मैटर है, सीड करना टेरिटरी को एक अलग मैटर है। अपने देश का कोई जो हिस्सा है उसको दूसरे देश को देना एक अलग चीज़ थी, और सेपरेट करना, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को डिवाइड, अगर मान लीजिए फ्यूचर में भी ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट उत्तर प्रदेश, ऐसे सिनेरियो में भी सीडिंग नहीं हो सकती है अनटिल एंड अनलेस 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जैसे हम देखते हैं बेरोबारी केस में आई। Now there are certain important points that you need to remember, like article under which Sikkim was made a part of the Indian Union was Article 2A. Article under which तेलंगाना was made a part of the Indian Union is Article 3, क्योंकि तेलंगाना का जो कंसेप्ट है, जो तेलंगाना का जो पार्ट बना वो एक्चुअल सेंस में 2014 में आंध्र प्रदेश के ही नॉर्दर्न रीजन से बना, उसी को डिवाइड करा के। लेकिन सिक्किम का जो पार्ट था वो अलग है, क्योंकि वो कम्प्लीटली न्यू स्टेट, हम किसी एक स्टेट में से तेलंगाना जैसे हमने बनाया हम वैसा नहीं कर रहे हैं, सिक्किम के लिए कंप्लीट अलग स्टेट हमने एक्वायर की। आर्टिकल 3 ओरिजिनल प्रोविजन वाज अमेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 5th अमेंडमेंट एक्ट 1955, जिसको कि करा गया 24 दिसंबर 1955 यानी कि 1955 को। Nowhere under part 1 it is mentioned that India is a federal state. It rather uses the phrase union of state. As I told you earlier कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट है, वो कोई फेडरल स्टेट या फेडरल स्ट्रक्चर नहीं शो करता है जिसमें एग्रीमेंट के साथ जो है स्टेट्स आपकी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर हमें देखने को मिलता है, यूएसए में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिनको कि EEZ के नाम से भी जाना जाता है। The territorial waters and the exclusive economic zones shall also become part of the states or union territories in the absence of any listing of them separately in the Schedule 1 and 4 of the Constitution. देखिए, इंडियन ओशियन इतना बड़ा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी जो है, इतने ज़्यादा वाटर डिस्प्यूट अराइज होते हैं इस रीजन में, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल बाउंड्री फिक्स करना बहुत ज़रूरी है और जानना भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आप जैसे मैप में देख सकते हैं, अगर ये लैंड है और यहाँ पे आप देखते हैं बेस लाइन या मीन लो वाटर मार्क है, फिर जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे लैंड से, आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट हो जाएंगे जो कि टेरिटोरियल एक्सटेंट से आगे हैं, यानी कि वहाँ पे आपकी नहीं बल्कि एक पूरी इंटरनेशनल वाटर अलायंस की बात होगी। An economic zone is a sea zone prescribed by the UN Convention on the Law of Sea, over which a sea has special rights over the exploration and use of marine resources, including energy production from water and wind. It stretches from the baseline out to
200 नॉटिकल माइल्स, इसको आपको याद रखना है नॉटिकल माइल्स में भी, और 370 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। कई बार डिजिट्स को चेंज कर दिया जाता है, पूछा जाता है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का दायरा क्या है, कितना ज़्यादा होता है, कहाँ तक हम मानेंगे कि हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। 370 किलोमीटर, ऑल्सो नोन एज 200 नॉटिकल माइल्स। द डिफरेंस बिटवीन द टेरिटोरियल सी एंड द EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इज दैट the first confers full sovereignty over the waters, whereas the second is merely a sovereign right, which refers to the coastal state rights below the surface of the sea. The surface water, as can be seen in the map, आर इंटरनेशनल वाटर्स। यानी कि जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो आपकी सोवेनिटी को दिखाता है, आपकी नेशन को दिखाता है, आपकी जो कोस्ट गार्ड है या जो नेवी है वहाँ वहाँ तक गार्ड रहती है। फिर जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल वाटर्स की, या हम उससे भी आगे जाके बात करते हैं इंटरनेशनल वाटर्स की, जो कि टेरिटोरियल वाटर से भी आगे है, वो वाली जो जगह है, टेरिटोरियल वाटर्स तो आपकी 20 नॉटिकल माइल्स पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होती है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आपके आगे आ जाती है इंटरनेशनल वाटर्स। वहाँ पे आपकी सोवरेनिटी नहीं होती किसी भी नेशन की, बस एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमें इससे आगे नहीं जाना है, और एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ही पूरा का पूरा कंसेप्ट काम करता है। The Constitution 40th Amendment Act of 1976 substituted a new Article 297 so as to vest in Union of India all lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial waters or continental shelf or exclusive economic zone of India. कई बार ये, क्योंकि जो क्वेश्चन है बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिलता है हमको विद इंडिया, हाल ही के कुछ सालों में आया है ये डिस्प्यूट कि इकोनॉमिक जो जोन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उस पर डिस्प्यूट अराइज होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत आर्टिकल 297 में जैसे लिखा हुआ है, सब्सटीट्यूटेड न्यू आर्टिकल 297, जिसमें कि जो मिनरल्स हैं, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वो इंडिया के कहाँ तक हैं। The Territorial Waters Continental Shelf Exclusive Economic Zone and Other Maritime Zones Act 1976 was enacted by the Indian government to notify the sovereign rights on these areas for dealings with the other countries. That is something that you should remember. However, it is not clear whether states are debarred from imposing taxes or royalty on the minerals extracted from the territorial waters and the exclusive economic zone, which are still under state jurisdiction as पर सीरियल नंबर 50 और स्टेट लिस्ट इन दी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये एक ग्रे एरिया है कि हम यहाँ कह नहीं सकते कि जो स्टेट है उसके पास जो टैक्स का जो इम्पोजिशन है, जो रॉयल्टी है, वो कंप्लीट उसकी पावर स्टेट्स के पास है कि नहीं। तो एक ग्रे जोन है। Some more points to remember is that for creation or destruction of a state, the permission of the concerned state is not mandatory under Indian Constitution, but the bill has to refer to the concerned state legislature for expressing its view. आप देखिए कितने ज़्यादा इसमें एक ब्यूटी है कि हम यूनिटरी टिल्ट के साथ हैं और स्टेट के पास पावर नहीं है कि वो इसको मना करे, मैंडेटरी है ये, लेकिन फिर भी हम स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ को लेंगे, उसको एक्सप्रेस करने का समय देंगे, और ये समय जो होता है एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ये अगर एक्सपायर हो जाता है तो इसके बाद भी फिर रेफरेंस नहीं लिया जाता, स्टेट का कंसर्न नहीं लिया जाता। Prior recommendation of the President of India is necessary for the state creation renaming bill under Article 3. No such provision is mandatory under Article 2, that is in the formation of the new states. This was all for today. Thank you.